गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तक मैंने आपको दो बैलों की कथा, कबीरदास की साखियाँ और बाघ पाठ को पढ़ाया। अब मैं आपको आज ल्यासा की ओर पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ पढ़ाने से पहले इसके बारे में बताना चाहूँगी कि इसको राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। राहुल जी का नेचर देश विदेश की यात्राएं करने का बहुत था, और जैसा कि उनके साहित्य में इसका पुट नजर आता है, देखने में भी नजर आता है। ये उनका उसी का परिणाम है देश तिब्बत की यात्रा का। जब उन्होंने सबसे पहले नेपाल के द्वारा तिब्बत की यात्रा की थी, उस समय का वर्णन इसमें उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि तिब्बत, उन्होंने वहाँ की तिब्बत की वेशभूषा, लोगों का रहन सहन, सामाजिक स्थिति, कानून व्यवस्था, भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति के बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने वहाँ के बारे में बताया है कि वहाँ किस तरह के धर्म के लोग रहते हैं, किस तरह की पूजा पाठ और उसमें धर्म में आस्था रखते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। तो उन्होंने सबसे पहले बताया कि वहाँ के लोगों के बारे में कि अगर वहाँ का जो तिब्बत का जो के लोग हैं, वो जिस तरीके से वहाँ का जो समाज है, अगर कुछ दृष्टि से अच्छा है, अगर कुछ दृष्टि से खराब है, क्योंकि वहाँ की कानून व्यवस्था कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग बंदूक और वगैरह लेके ऐसे घूमते हैं जैसे कि हमारे देश में लाठी लेकर घूमते हैं। जब वो सबसे पहले एक बार गया लेखक, तो वहाँ पर भिखमंगे के वेश में गया। भिखमंगे क्योंकि वहाँ के लोगों की आस्था बौद्ध धर्म में बहुत है, और बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा सम्मान है। तो लेखक भी क्या करने गया, जब लेखक गया तो सबसे पहले वो गया तो उसे लोगों ने बड़ा सम्मान दिया। वहाँ पर जाकर वहाँ के लोगों के बारे में लेखक ने बताया कि वहाँ कोई भी किसी भी घर में जाकर आप चाय बनवा सकते हैं। किसी घर में भी अंदर जाके अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद बना सकते हैं। वहाँ कोई पर्दा प्रथा नहीं है। वहाँ की स्त्रियाँ बिना रोक टोके किसी से भी बात कर सकती हैं। अपरिचितों को भी घर में आने जाने की सुविधा है, किसी के घर में भी जा सकते हैं। जब वो आगे लेखक चलता है तो वहाँ पर 16-17 डांडा कहते हैं मैदानी भाग से ऊपर का स्थान। तो जब वो उस डांडे से निकल कर जाते हैं तो वो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर होता है। तो वो ऐसी जगह होती है 16-17 हज़ार ऊंची पर, जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है। सामने से अगर सूरज पड़ता है तो माथा जलने लगता है, और पीछे से अगर सूरज की वो नहीं पड़ता है तो ठंडा हो जाता है। यहाँ की जो मौसम है और भौगोलिक स्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ क्या करते हैं कि पहाड़ इतने टेढ़े मेढ़े हैं कि दूसरे व्यक्ति की नज़र ही नहीं आता है। तो जब वो क्योंकि वहाँ पर नदियाँ और पहाड़ों के कारण एक स्थान से दूसरे व्यक्ति को देखना मुश्किल हो जाता है, इसलिए डाकू लोग का बहुत ज़्यादा वहाँ पर साम्राज्य है। कोई किसी भी व्यक्ति को वो वहाँ से पहले मार देते हैं और फिर उसका सामान लूट लेते हैं। और लेखक ने भी जब इस स्थिति को देखा तो वो जब उन्हें ऐसा नजर आने लगता था तो वहाँ पर वो खुद भीख मांगने लगते, जिससे ऐसी परेशानी उन्हें नहीं आती। जब वो वहाँ पर ऊंचे स्थान पर पहुँच गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक देव मंदिर है। देव मंदिर में उन्होंने देखा कि वहाँ पर 108 सफ़ेद और झंडियाँ लगी हुई थी और रंगीन पताकाएं लगी हुई थी। उन्होंने पूछा, जो उनके सुमति उसके लेखक के मित्र गए थे, लेखक और लेखक का मित्र गए थे, कि ये क्या कारण है, ये सफ़ेद रंग की क्यों है और ये रंगीन पताकाएं क्यों हैं। तो उन्होंने बताया कि जब कोई त्योहार होता है तो यहाँ पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं, और यदि कोई बौद्ध भिक्षुक मर जाता है तो उसके शोक में यहाँ 108 सफ़ेद पताकाएं लगाई जाती हैं। तो उन्होंने कहा, इन्हें कौन उतारता है? बोले नहीं, इन्हें कोई नहीं उतारता, समय के बाद ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। यही इसका सबसे बड़ा कारण होता है फटने का, कि ये खुद ही नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद उन्होंने बताया कि वहाँ पर लोग
इस तरीके से एक दूसरे को मार देते हैं। कानून व्यवस्था वहाँ पे नहीं है। थोड़ा आगे चलते हैं, जब वो आगे चलते चलते जाते हैं तो उन्हें कुछ टाइम के लिए लेखक वहाँ पर, क्योंकि सुमति जो था क्योंकि पहले से वहाँ जाता था और वो क्या करता था, गया, क्योंकि बौद्ध धर्म को वहाँ बहुत ज़्यादा माना जाता है, तो वो गया जी के गंडे वहाँ ले जाता था। गया जी भारत में बोध गया, तो बोध गया के गंडे, गंडे कहते हैं ताबीज सा जो बांधते हैं कपड़े में बांधते, उसको ले जाता था और वहाँ के लोग उसे बड़े श्रद्धा के साथ बांट देते थे। इसके बदले में वो उसे कुछ दक्षिणा भी देते थे। अगर वो उसके जो वस्त्र थे, जो कपड़े थे, जो बौद्ध भिक्षुकों के लिए ले जाते थे बोध गया से, अगर खत्म हो जाते थे तो वो किसी भी कपड़े का फाड़ के दे देता था, रहता था उनके नाम से। तो जब उसने पहली बार लेखक से कहा कि मुझे ये गंडे बांट के इस बराबर वाले गांव में जाना है, तो लेखक मना कर देता है, क्योंकि उसके पास समय कम होता है, उन्हें लौटना भी होता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें, लेखक को एक बौद्ध मंदिर में 103 बौद्ध ग्रंथ मिलते हैं, जिनका पढ़ने के लिए उसे बहुत समय की आवश्यकता होती है। तो वो जाके उनसे कह देता है कि आप जाओ और आप बांट के आ जाओ, मैं तब तक ये किताबें पढ़ता हूँ। इस तरीके से वहाँ पर उन्होंने बताया है कि वहाँ की जो सामाजिक स्थिति है, वहाँ जागीरदारों की, यानी लोग या तो बहुत ज़्यादा रईस है या बहुत ज़्यादा गरीब है। जागीरदारों की व्यवस्था है, मठों में विभक्त है समाज, और जो मठों का जो मालिक होता है वो जागीरदार होता है। वहाँ पर जो नौकर जो होते हैं, बेगार करने वाले होते हैं, वो बड़े आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें खाने पीने को दिया और कुछ भी काम करवा लिया जाता है। इस तरह की उनकी सामाजिक स्थिति है। वहाँ पर जो जैसे हमारी मैदानी जैसी स्थिति नहीं है, वहाँ पर पहाड़ और ठंडी, वहाँ की वातावरण इतना ठंडा और परेशानी देने वाला है कि वहाँ के लोग ऐसी परेशानियों में रहते हैं। यही उन्होंने ल्हासा की ओर पाठ में बताया है। तो अब आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंगपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान को भी चीजें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां पर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही प्रत्येक एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वो यानी लेखक बताना चाह रहा था कि नेपाल जाने का रास्ता जो था वो फरिंग कलिंग की ओर से रास्ता था, और वहां पर क्या था, जो हिंदुस्तान और चीन का जो लेन देन होता था, व्यापारिक कार्य होता था, वो इसी रास्ते से होता था। और वहां पर रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर चीनी चौकियां भी थी, जहां पर चीन की फौजें रहा करती थी। इन्हीं दुर्ग में लोग भी रहा करते थे। और वहां पर क्या करता था लेखक, कोई भी अगर वहां पर जाता था तो वहां पर किसी भी तरीके की खाने पीने की व्यवस्था उनके लिए वो लोग करते थे। अपरिचितों का भी वहां पर सम्मान करते थे। वहां जाति पाति छुआछात का सवाल ही नहीं है, ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों के लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते हैं। चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए तो वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग को बना के मिट्टी के टोंटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर लगता है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चोरनी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। यानी वहाँ के लोग किसी तरह की, वहाँ की जो औरतें हैं, वहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी। कोई भी औरत किसी के लिए भी चाय बना के ला सकती थी, चाहे वो जो किसी तरह, वहाँ पर चोरी का या किसी तरीके का इस तरह का कोई डर नहीं है। अगर आपको डर लगता है कि आपकी मक्खन वगैरह वो उसमें से बचा ले, तो आप वहाँ उसके पास जाकर या स्वयं भी
वहां पर जाकर चाय बना सकते थे। परित्यक्ता चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने दोनों की चिट्ठियां उसे दे दी। शायद उसी दिन हम थोड़ला के पहले आखिरी गांव में पहुंचे। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिकमंगे भी भी ठहरने के लिए भी अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे और भिकमंगे नहीं थे, भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोंपड़ी में रहे। बहुत कुछ लोगों को उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त क्षण पीकर बहुत से लोग होश हवास का दुरुस्त रखते हैं। यानी वो लेखक कहना चाहता है कि 5 साल पहले जब वो लेखक आया तो उस समय लोगों ने उनका सम्मान नहीं करा, जबकि वो एक भद्र वेश में थे, अच्छे वेश में थे, घोड़ों पर सवार होकर चल रहे थे। इसके बावजूद भी उन्हें लोगों ने सम्मान नहीं दिया, रहने की जगह नहीं दी। एक उन्हें रहने के लिए व्यवस्था मिली एक झोंपड़ी में। लेकिन 5 साल बाद जब वो आई दोबारा तो वो एक भिकमंगों के वेश में आई, जहां उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान मिला। तो आगे जब हम सबसे विकट डांडा ठोड़ला पार करना था, डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। डांडा कहती है कि जो मैदानी भाग, जो ऊपर चढ़ के जो मैदानी भाग होता है, उसे चढ़ाई पर जो ऊंचाई पर जो मैदानी भाग होता है उसको बोलते हैं। तो अब हम सबसे विकट डांडा ठोड़ला पार करना था। डांडी तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई के होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थान में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार, खुफिया विभाग और पुलिस और उतना ही खर्च नहीं करती। वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार लेते, उसके बाद देखते ही उनका पैसा है कि नहीं। हथियार व कानून न रहने के कारण या लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। यानी वहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में लेखक ने बताया कि डांडी कि वहां पर क्या है, लोग बंदूक और को लेकर ऐसे घूमते हैं जैसे सामान्य लोग डंडा लेकर या लाठी लेकर घूमते हैं। और वहां पर क्या करते थे, वो नदियों और पहाड़ों के कारण जब वो जाते थे वहां से निकलकर तो एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, दूसरे व्यक्ति नजर नहीं आता था, इसलिए वहां पर लूट खसोट बहुत होती थी और लोग उन्हें पैसा लूट लेते थे और उन्हें जान से मार देते थे। और ये वहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो उन पर पुलिस उन पर ज्यादा खर्च नहीं करती और दूसरे वहां पर मारने के बाद कोई गवाह नहीं मिलता था, इसलिए कानून व्यवस्था का वहां पर कोई उपयोग ठीक तरह से नहीं होता। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोड़ला के पास खून हो गया। अगर शायद खून को हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिकमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकालकर कुची कुची दया दया एक पैसा कहकर मांगने लगते। लेखक बताता है कि उन्हें अगर ऐसा वैसे उसे ऐसा रास्ते में नहीं मिला कि डाकू लोग उन्हें मिले हों, लेकिन अगर उन्हें ऐसा एहसास भी होता कि ये लूट खसूट वाले लोग हैं तो पहले ही वो उनसे क्या कर देता था, कुची कुची यानी दया दया कहते हुए पैसे मांगने लगते, जिससे उनको ऐसा इसका सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन पहाड़ को ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लादकर कैसे चलते, और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा, यहाँ से लंगकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लो और चढ़े चलेंगे। इस तरीके से लेखक ने कहा कि हमें सुमति से कहा कि आप एक घोड़ा कर लो और जिससे हम उस पर आसानी से अपना सामान रखकर चल सकते हैं। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के बाद डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17,000-18,000 फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी
दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफेदी थी और न किसी तरह की हरियाली थी। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थीं। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झाड़ियों से सजाया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई से बहुत दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल पड़े। मेरा घोड़ा सुस्त, कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना भी नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं देवेन किस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह दो रास्ते फूट पड़े। मैं बाईं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया और आगे एक से पूछने के बाद पता चला कि लंगकोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर यानी लेखक बोलता है कि जब वो आगे चला तो जब वहां से उतरने लगा तो जहां पर जो रास्ता था वो आसान था उतरने का, लेकिन क्या करना था कि वहां पर जो उसे लेखक को दाईं ओर जाना था, लेकिन वो गलती से 2 रास्ता आने पर वो बाईं ओर चला गया। जब 1-2 मील चला गया आगे जाकर, तो उसे बाद में पता चला कि वो गलत रास्ते पर चला गया है, तो वहां से लौटा। इसलिए वो वहां तक दोबारा सुमति के पास जाने में और ज्यादा लेट हो गया। तो बिछड़ने का कारण यही था कि एक तो उसका घोड़ा, लेखक का घोड़ा सुस्त था, दूसरा वो रास्ता भटक गया, उसे दाईं ओर जाना था और बाईं ओर चला गया, जिसके कारण वो दोनों अलग अलग हो गए। अब आगे हम इससे आगे बढ़ते हैं कि 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था और सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों के मुंह वैसे ही लाल होते हैं और अब जब वो पूरे गुस्से में थे तो उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं था मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रास्ते तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी से ठंडा हो जाता है। लंगकोर में वे एक अच्छी जगह पर ठहरे। यहाँ उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया, रात को गर्मा गर्म थुकवा पिया। यानी लेकर जो सुमति, क्योंकि वो बहुत टाइम से इंतजार कर रहा था, उन्हें बहुत गुस्सा आया इस बात पे कि इतनी लेट आया। लेकिन जब लेखक ने उसका अपना देर से आने का कारण बताया तो उनका गुस्सा 1 मिनट में चला गया। फिर रात में वो वहीं पर रुके। वहां पर उन्हें अच्छा खाने की व्यवस्था थी और पीने के लिए वो आराम से उन्होंने नाइट स्टे वहीं किया। अब हम थ्रेडी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों के से गिरा हुआ टापू सा मालूम होता था, जिसमें कुछ दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है थ्रेडी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिनी बत्तियों से गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर इधर ही लगा देगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांध दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्यासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। उन्होंने, क्योंकि वो थोड़ी दूर चले, उन्होंने कहा कि वहां पर रुकने के बाद सुमति को क्या बोध गया से वो कपड़े ले जाता था, गंडे बांधता था, उनको बांटता था। लेकिन जब अगर वो कपड़ा खत्म हो जाता था तो वहीं से कोई कपड़ा लेता था, बांट देता था। सुमति ने लेखक को अपनी इच्छा जाहिर की कि उसे पास के गांव में गंडे देने जाना है, क्योंकि वहां से उसे दक्षिणा मिलती थी, पैसे मिलते थे। तो लेखक ने उन्हें, क्योंकि लेखक को लगा कि वहां 2-4 दिन लगा देगा और हमें लौटना भी है,
इसलिए उन्होंने उससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ल्यासा चलने के बाद मैं तुम्हें इसके बदले में पैसे दे दूंगा। तो सुमति ने भी इस बात को मान लिया। दूसरे दिन हमने बढ़िया ढूंढने को कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत बड़ी मालूम होती है। यदि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढाक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे थे। ललाट धूप से जल रहा था और पीछे से कंधा बर्फ की तरह हो रहा था। यानी कि वो कहते हैं वहां का जो मौसम था कि जब वो ल्यासा की ओर जा रहे थे कि उन्हें 10-11 बजे हो गए निकलने में, तो जिसके कारण सामने से धूप पड़ रही थी, तो माथा कैसा गर्म हो रहा था क्योंकि वहां का था, और पीछे धूप नहीं थी, इसके कारण वहां उनकी जो पीठ थी वो एकदम बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। फिर हमने पीठ पर अपनी चीज लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के पर्चे त्रिणी में भी थी, लेकिन एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने पर का बहाना कर शेखर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत को जमीन बहुत अधिक छोटे छोटे जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर को हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेकार से ही मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा का से कम नहीं होता। यानी उन्होंने बताया कि वहां पर जो काम होता है वो कैसा होता है, जागीरदारी से या मठों में विभक्त होता है, और मठों को देखने के लिए एक भिक्षु को भेजा जाता है, जिसकी इज्जत राजा से कम नहीं होती। और वो वहां पर जो मजदूर हैं वो भी क्या मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते थे। यानी उन्हें किसी तरीके से कोई भी काम करने के लिए मना नहीं करता था। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। यानी वो शेखर बिहार में एक मंदिर में पहुंचे। मंदिर में उन्हें 103 हस्तलिखित पोथियां यानी उनके ग्रंथ बुद्ध वचन के मिले, जिन्हें पढ़ने के लिए उन्हें क्या समय की आवश्यक थी। मेरा आसान भी नहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं थी। 15-15 किलो की, यानी इतनी भारी थी वो पोथी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वे गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वे उसी दिन दोपहर के बाद चले आए। त्रिणी गांव में बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नम से विदाई लेकर चल पड़े। यानी लेखक को लगा कि जिस गांव में वो जा रहा है वहां 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वो पास में ही था, इसलिए वो सुमति क्या हो गए, दोपहर तक वो वापस हो गए। और इस तरीके से लेखक क्या हुआ, वहां से विदा लेकर वो वापस अपने यहाँ चल दिए। अब आइए, अब मैं इसके क्वेश्चन को धीरे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। हाँ, तो इसका पहला क्वेश्चन है, थोरना के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? यानी कहने का मतलब मैंने आपको बताया, जब लेखक पहली बार गया तो वो बहुत अच्छी वेशभूषा में गया, घोड़े पर सवार होके गया, लेकिन उसे रहने के लिए क्या मिली, एक झोंपड़ी मिली, जैसा कि चैप्टर में बताया गया। लेकिन दूसरी बार जब वो गया तो वो उसे अच्छा स्थान मिला, खाने पीने की व्यवस्था मिली, क्योंकि वहां वो दूसरी बार गया तो बौद्ध भिक्षु के वेश में गया। लेखक गया बौद्ध भिक्षु, और वहां पर तिब्बत में बौद्ध भिक्षुकों के लिए बहुत सम्मान किया जाता है। उनके लिए क्या किया जाता है, अच्छे से उनकी व्यवस्था की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। यही कारण है कि पहली बार जब गया अच्छे वेश में गया, होने के बावजूद उसे उचित स्थान नहीं मिला, और दूसरी बार जब वो गया
तो उसे रहने के लिए उचित स्थान मिला। अगला क्वेश्चन है आपका, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। यानी उस समय तिब्बत में कोई हथियार का कानून नहीं था। यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ लाठी और डंडा लेकर चलते हैं, तिब्बत में कानून व्यवस्था कुछ नहीं थी। लोग बंदूक को खुलेआम लेके चलते थे। इसके कारण यही नहीं पता चलता था कि कौन डाकू है, कौन आम आदमी है, और वो मौका लगते ही लोगों की हत्या कर देते थे। और लेकिन जब वो वहां पहाड़ों पर उनकी हत्या कर देते थे तो वहां पर कोई भी गवाह नहीं होता था ये बताने के लिए, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहां पर लोगों को मरने का भय हमेशा बना रहता था। अगला क्वेश्चन है, लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों के किस तरह बिछड़ गया। जब लंगकोर जा रहा था तो अपने साथियों से कैसे अलग हो गया। मैंने क्वेश्चन आपको आगे भी समझाया था कि उसके दो ही कारण थे, क्योंकि हर क्वेश्चन को बेटा दो कम से कम अगर 2 मार्क्स में आ रहा है तो उसके 3 पॉइंट्स लिखने जरूरी होते हैं, तो तभी आपको मार्क्स मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से छोटा आंसर लिखो, तो मार्किंग के अकॉर्डिंग आंसर देना होता है। तो लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से इसलिए बिछड़ गया कि जो एक तो उसका घोड़ा सुस्त था, एक वो धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए वो आगे और जब उसको घोड़े को वो मारना नहीं चाहता था दूसरा, जिससे वो तेज चले। दूसरा वो रास्ता भटक गया कि उसे दाईं ओर जाना था लंगकोर के लिए और वो बाईं ओर चला गया, और काफी दूर जाने के बाद उसे पता चला कि वो रास्ता अलग हो गया है। वहां से जब वो दोबारा लौटा और फिर वो लंगकोर गया, इस कारण उसे अपने साथियों से वो काफी पिछड़ गया। 14 क्वेश्चन है आपका, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। बाद में बताया है पाठ में कि पहली बार लेखक को लगा कि वो अगर सुमति आसपास के गांव में गंडे बांटने जाएगा तो उसे बहुत 2-3 दिन लग जाएंगे, और उसके लेखक के पास समय नहीं था, वो लौटना चाहते थे। लेकिन जब वो शेखर विहार में उन्हें एक मंदिर में बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियां मिली, तो उन्हें पढ़ने के लिए उन्हें समय की आवश्यकता थी। जब दोबारा सुमति ने उन्हें जाने के लिए पूछा तो उन्हें लगा कि अब मुझे ये किताबें पढ़नी है, तब तक ये अगर घूमना चाहें तो ये जा सकते हैं। तो इसलिए जब दोबारा पहली बार उन्होंने पूछा तो मना कर दिया, और दोबारा उनके पास बहुत सारी पुस्तकें पढ़ने के लिए थी, इसलिए उन्होंने जाने से नहीं रोकने का प्रयास किया। 5th क्वेश्चन है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना पड़ा। और लेखक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पहला है कि 16-17 हजार किलोमीटर लंबी चढ़ाई चढ़नी पड़ी। दूसरा, वहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, लोग हत्या कर देते थे एक दूसरे की, इसलिए वहां से अपने आप को बचाव करना बहुत ही मुश्किल काम था। तीसरे, वहां का जो मौसम था वो कैसा था, वो अच्छा नहीं था कि कभी वहां एकदम ठंड हो जाती थी और कभी वहां सूरज का इतना तेज धूप पड़ती थी जिससे माथा जलने लगता था, और चढ़ाई होने के कारण सामान को ले जाना बहुत ही मुश्किल कार्य था। इसलिए लेखक को अपनी यात्रा के दौरान बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि उस समय की तिब्बती समाज कैसा था। यानी तिब्बत का समाज यानी सामाजिक स्थिति कैसी थी। समाज से मतलब सामाजिक स्थिति, वहां की सामाजिक स्थिति कैसी थी। वहां पर कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं थी लोग, और वहां कोई पर्दा प्रथा नहीं थी। समाज में क्या स्थिति है, वहां की औरतें किसी से भी बात कर सकती थी, कोई भी व्यक्ति अंदर आ सकता है और अपने जा सकता है और वो अपनी चाय बनवा सकता है। वहां किसी तरह की किसी को रोक टोक नहीं थी, यही सामाजिक व्यवस्था थी वहां पर। अगला है क्वेश्चन, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था नीचे गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है। इस तरह का मतलब, मैं लेखक पुस्तकों को पढ़ने में रम गया, इसका मतलब ये है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप नहीं करना। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, सुमति के यजमान और अन्य परिचित
लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व को की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। यानी सुमति के व्यक्तित्व चरित्र चित्रण बताइए। इसका मतलब ये भी है कि सुमति का चरित्र चित्रण बताइए। सुमति के बारे में बताइए कि सुमति का नेचर कैसा था कि दूसरे लोग उसका सम्मान करते थे, उससे बातें करते थे। यानी वो कहता व्यवहार कुशल था, धार्मिक था, कि वो लोगों में क्या करता था, मिलनसार था, तभी वो लोगों को गंडा ताबीज बांटता था और लोग भी उसको सम्मान करते थे। यानी उसका हंसमुख था। अगर हंसमुख नहीं होता था तो लोग लेखक उसके साथ यात्रा करने में परेशान हो जाता। यही उसके चरित्र की विशेषता है। अगला है, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपको समझ में यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। यानी ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि अगर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं इसमें, लेकिन यह है कि अगर किसी व्यक्ति का वेशभूषा व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। किसी भी व्यक्ति की अगर वेशभूषा से हम उसका आकलन कर पाते हैं ये व्यक्ति किस मानसिकता को लिए हुए है। इसलिए व्यक्ति की जो मानसिकता है वही वेशभूषा के आधार पर तय की जा सकती है। ये उचित भी मान सकते हैं। आगे है अपना आगे वाला क्वेश्चन, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति पर का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहां की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। पहले क्या पूछा था, सामाजिक स्थिति, समाज कैसा था, सामाजिक स्थिति। अब है भौगोलिक। भौगोलिक का मतलब है जमीन, मौसम और पठारी भाग, मैदानी भाग से संबंधित कैसी स्थिति है। यानी जो तिब्बत की जगह कैसी है, पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके में चढ़ना, सामान लाना, सर्दी होने के कारण परेशानी का अनुभव करना, इस तरह की अनेक परेशानी है जो हमारे यहाँ मैदानी भाग से बहुत अलग है। हमारे लोगों की ऐसी व्यवस्था नहीं है। हमारे लोग आसानी से काम कर सकते हैं, इसलिए वहाँ की व्यवस्था भौगोलिक स्थिति और हमारी भौगोलिक स्थिति एकदम भिन्न है। अब अगला क्वेश्चन है, आपने भी किसी स्थान पर यात्रा अवश्य की होगी, यात्रा के दौरान हुए अनुभवों को लिखकर बताएं। इस तरह के क्वेश्चन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, अपने मेंटली प्रिपेयर कि आपको कैसा लगा। अगला है, यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विधा है। आपको इस पाठ्य पुस्तक में कौन सी विधाएं हैं, प्रस्तुत विधा इनमें से किस मायनों में अलग है। वो कहते हैं ये ऐसा क्वेश्चन कि यात्रा वृत्तांत की में मतलब गद्य साहित्य की कई विधाएं, विधा मीन्स विधियां, गद्य को हम किस किस विधि से बता सकते हैं। एक है कहानी के द्वारा हम बता सकते हैं, ठीक है। एक है आलोचना करके, एक उपन्यास के द्वारा व्यंग करके, एक यात्रा वृत्तांत के द्वारा हम अपनी कहानी की, ये हमारे गद्य में अनेक विधाएं हैं। तो आप इन सब के क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में करेंगे। मैं आपको PDF भेज रही हूँ जिन्हें आप अपने यहाँ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।